क्षर न हो अक्षर कहलाता। जो कभी क्षर न हो या जो कभी नष्ट न हो अक्षर कहलाता। या भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर या भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर या वर्ण कहलाती। भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर या वर्ण कहलाती है। अथवा भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर या वर्ण कहलाती है। अथवा भाषा का लघुत्तम वर्ण या अक्षर होगा। अच्छा, अब आगे करते हैं हम बात वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? सभी अक्षरों या वर्णों के समूह वर्णमाला कहलाता है। तो देखिए, वर्णमाला वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता। वो वर्णमाला कहता। अब वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या है 52। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 52 है। अब वर्णमाला से एक तरफ वर्णमाला, वर्णमाला क्या? वर्णों का समूह वर्णमाला, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। 52 अक्षर हैं, वो किस प्रकार आए हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षरों का वर्गीकरण करते हैं। 52 अक्षर का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे स्वर। अच्छा, स्वर और व्यंजन के बीच का अयोगवा बोलते हैं। जो ना स्वर हैं ना व्यंजन है, जो बीच के हैं उन्हें हम अयोगवाह बोलेंगे। अयोगवाह, स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, द्विगुण या उच्छिप्त, उच्छिप्त और संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। देखो भाई, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते। 52 अक्षरों को इन तरह से विभाजित किया गया। उसमें स्वर, अयोगवाह, जो स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। व्यंजन, उच्छिप्त और संयुक्त व्यंजन। अब इनकी संख्या 52 कैसे कैसे बटेगी? देखिए, स्वरों की संख्या हिंदी में 11, अयोगवाह 2, व्यंजन 33, व्यंजन 33 और उच्छिप्त वर्ण 2 और संयुक्त व्यंजन 4। देखिए भाई, 11, 33, 44, 44, 2, 46, 47, 48 और 4, 52। पूरे 52 अक्षर हो गए। अब देखिए, स्वर कौन कौन से हैं? स्वरों को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। अगर इन्हें मात्रा के आधार पर बांटा जाए तो भी 3 प्रकार के होंगे। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व को एक मात्रिक स्वर बोलेंगे। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर बोलेंगे, द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। जिसमें एक मात्रा तो एक मात्रिक, जिसमें द्विमात्रा तो दो मात्रिक और जिसमें 3 मात्राएं वो त्रिमात्रिक। अगर समय के अनुसार बात की जाए तो इसमें एक इकाई का समय लगेगा, इसमें 4, इनकी संख्या 4, उनका
मतलब बहुत समय, एक पल समय लगे या 2 पल समय लगे, 3 पल समय लगे, 1 इकाई का समय लगे, 2 इकाई का समय लगे, 3 इकाई का समय लगे। हाँ, इकाई का 3 इकाई का जैसे ओम तो 3 गुना समय लग जाता। अगर इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 7, 4 7 11। अच्छा, ये संख्या के आधार पर इनका कोई निर्धारण नहीं है। आ, ए, ओ और ऋ। ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर आ, ई, उ और ऋ है। द्विमात्रिक स्वर हम बात करेंगे, ये 2 प्रकार के हैं। द्विमात्रिक स्वर, ठीक ना, ये 2 प्रकार के हैं। एक तो मूल स्वर, मूल स्वर, और यहाँ पर संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर की चर्चा कर ली हमने, ठीक ना। स्वर की संख्या 11 है। 11 इन्हें ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत 3 भागों में बांट लिया गया। अगर ह्रस्व स्वर को हम बांटें मात्रा के आधार पर तो एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर, जिसमें एक मात्रा चढ़े, 2 मात्रा चढ़े और 3 मात्रा चढ़े, ठीक ना। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कुल 4, द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कुल 7, लेकिन द्विमात्रक भी 2 भागों में बांटे। यहाँ पे बांटा था एक मात्रिक, हाँ, और द्विमात्रिक, द्विमात्रिक और हाँ त्रिमात्रिक, द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक। इन्हें हमने बोला था ह्रस्व, इन्हें बोला था दीर्घ और इन्हें बोला था हमने पुलुत, ठीक ना। इनकी संख्या बता रखी थी 4, आ, ई, उ और ऋ। इन्हें 2 भागों में बांट रखा। ये हैं मूल स्वर और हाँ संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। 7 में मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर 2 भागों में बटेगा। मूल स्वरों की संख्या होगी 3 और संयुक्त स्वर की संख्या होगी 4। 4 3 7 हो गए। मूल स्वर यहाँ पे होंगे बड़ा आ, ई और उ, ये मूल स्वर हो गए। संयुक्त स्वर आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, हाँ, आ प्लस उ हो जाएगा ओ और आ प्लस बड़ा उ आ। 4 स्वर आपके संयुक्त स्वर हैं और 3 स्वर आपके मूल स्वर हैं। मूल स्वर जो स्वयं से मिलकर और दीर्घ की उत्पत्ति करें, स्वयं स्वयं मिला, छोटा छोटा बड़ा, छोटी छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना, ये मूल स्वर है। मूल स्वर से मिलकर जो स्वर बन जाते हैं संयुक्त स्वर हैं आ और ए, आ बड़ी ए, आ उ ओ और आ और बड़ा उ औ। बात करें अयोग बाह। अयोग बाह 2 हैं। ये ना स्वर और ना व्यंजन है। ये ना स्वर है ना व्यंजन है। इनकी संख्या 2 है। क्या बताए? अच्छा, अनुस्वार। ये ना स्वर है ना व्यंजन, इनकी संख्या 2 है। एक है अनुस्वार, एक है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार होगा आपका अंग और ये होगा आपका आह, ठीक है ना, अंग और आ। अयोग बाह 2 हो गए, अनुस्वार और। अच्छा, अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक बात करें तो ये हिंदी में ही प्रारंभ हुआ अनुनासिक। अनुनासिक की बात करें तो यहाँ पर चंद्र बिंदी अगर लगा दी जाए
तो ये अनुनासिक कहलाएगा। अनुस्वार अंग है और आह विसर्ग है, अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला है। हाँ, यहाँ पे बात करना, जो अनुनासिक है ये हिंदी शब्दों में आता है, इसकी उत्पत्ति हिंदी में ही हुई है। अनुनासिक वर्ड की उत्पत्ति हिंदी में हुई है, ये हिंदी शब्दों में ही आता है, ठीक ना। अतः इसे क्या बोलेंगे, अतः इसे तद्भव, ये तद्भव शब्द है। अच्छा, अनुस्वार शब्द, ठीक ना, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया, संस्कृत भाषा से लिया गया, ये संस्कृत भाषा से लिया गया, ठीक ना। अच्छा, जो हिंदी भाषा में जो प्रयोग किए गए शब्द वो तद्भव शब्द है, और जो संस्कृत भाषा से उठा के सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द हैं। तो अनुस्वार संस्कृत भाषा से लिया गया है, अतः ये अतः ये तत्सम है, जबकि अनुनासिक आपका तद्भव शब्द होगा। विसर्ग ये भी आपका तत्सम, ठीक ना। हाँ, विसर्ग जो है वो भी तत्सम शब्द होगा, ये भी संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो अयोगवाह, जिनका योग, ये अयोगवाह, ये ना ही स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, ठीक ना। ये दो प्रकार के हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अंग और विसर्ग आह। अगर इनके ऊपर चंद्रबिंदी लगा दी जाती है तो वह अनुस्वार नहीं, वह हो जाता अनुनासिक। चंद्रबिंदी लगा दी जाए अनुनासिक हो जाएगा, अनुनासिक। जैसे हाँ ऐसे अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो आँख, है ना, आँख, जैसे 5, हाँ आँख 5, ठीक ना। इनका अनुनासिक या चंद्रबिंदु या अनुनासिक वर्ण की उत्पत्ति हिंदी भाषा में हुई है। अच्छा, इनसे जो भी शब्द बनते हैं वह हिंदी भाषा के होंगे, अर्थात तद्भव शब्द होंगे, है ना। अयोग भाव हो गई है आपके। अब आगे बात करते हैं पुलुत, बात की थी पुलुत स्वर। पुलुत स्वर जो बोलने में 3 गुना समय लें, बोलने में या 3 मात्राओं का समय लें, उच्चारित करते समय या बोलते समय 3 मात्रा का समय लें, उच्चारित करते समय जो 3 मात्रा का समय लें पुलुत कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, ठीक, ओम भैया खान, स्वरों का उच्चारण स्थान। पुलुत नहीं, पुलुत जो 3 गुना समय ले, लाल, भैया, मैया, ओम, कितने हो जाए जिन इनके उच्चारण में, ठीक ना। जैसे कंठ, ठीक ना, कंठ से बोला जाता है आपका आ और आह, इनका उच्चारण कंठ से है। तालु ई, ठीक ना, तालु स्वर। मूर्धा, ठीक ना, मूर्धा से है केवल स्वरों में, रिर मूर्धा से है। अच्छा, कंठ तालु मूर्धा दंत से तो है नहीं, कंठ अच्छा ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ से इनका है उच्चारण स्थान, ठीक है ना। ओष्ठ से होगा उ और उ, ठीक है ना। हाँ नहीं, अब अगर बात करें हम कंठ तालु, कंठ तालु हो जाएगा ए दैतो कंठोष्टम, ए दैतो, ओ दौतो कंठोष्टम, ए दैतो कंठ तालु। कंठ तालु में ए और ए हो जाएगा, कंठ ओष्ठ, ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ कंठोष्ठ से हो जाएगा ओ औ कंठोष्ठ। अच्छा हाँ,
कंठ तालु, कंठ तो ओष्ठ। अच्छा, अगर बात करें तो एक होता है यहाँ पर संयुक्त रूप से उच्चारण स्थान जिसका होता है, हाँ दंतोष्टम, दंत ओष्ठ, लेकिन यहाँ स्वर नहीं है, बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, दंतोष्टम जो है, ठीक ना, वकार से दंतोष्टम बा है, लेकिन ये स्वर नहीं है, व्यंजन है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो संयुक्त स्थान आगे, इसलिए हमने इसका बा का उच्चारण कर लिया, ठीक ना। वाह, दंतोष्टम, ये तो उच्चारण स्थान हो गए। भाई स्वरों का उच्चारण स्थान, पहले स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वराजन्ते इति स्वरा, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं होती है, ये स्वयं राज करते हैं, ठीक ना, स्वयं राज करते हैं। लेकिन इनका उच्चारण स्थान कंठ से जो बोले जाते हैं आ और आह, ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु से ई और ई, तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा से रिर है, ठीक। अच्छा, ओष्ठ से उ और उ है। अच्छा, और कंठ तालु से ए और ए, ठीक ना। कंठोष्टम से ओ और औ, कंठोष्टम, ठीक है। दंतोष्ठ से है वा, लेकिन ये स्वर नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बता दिया, फिलहाल स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। संयुक्त स्थान आगे, इसलिए आपका